आज के इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के श्रम मंत्री श्री सुरेश खाड़े जी, श्री विश्वेश कुलकर्णी जी, श्री राजेश पांडे जी, पूना के उपस्थित सभी सम्मान्य भाइयों और बहनों, पूना हमेशा से औद्योगिक के साथ साथ महाराष्ट्र का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी करता रहा है और इसलिए जब भी कोई विषय या विचार पूना से आता है तो वो अपने अनेक सकारात्मक मायनों को लेकर के आता है और इसलिए पूना के लोग फिलॉसफी को अच्छा समझते हैं, फिलॉसफी में जाते भी हैं। और मैंने तो हमेशा तिलक महाराज का जो गीता का उनका जो भाष्य है, टीका है, उसको हमेशा बहुत गहराई से पढ़ा है और मैं मानता हूं कि पूना का ये जो फिलोसॉफिकल और साहित्यिक और सांस्कृतिक मिजाज है, उससे हमारे देश में भी राष्ट्रवादी विचारों को बनाने की काफी प्रेरणा मिली है। और ऐसा कहते हुए मैं लेबर कोड की शुरुआत करूंगा कि परिवर्तन कैसे आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने बहुत उत्साह से मनाया और आजादी के अमृत काल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो अमृत महोत्सव से अमृत काल में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री का स्वरूप कैसा होगा, हमारे इंडस्ट्री में भविष्य की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता कैसे होगी। और इसलिए लंबे समय तक हमने देश में जो एक्ट चलाया वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चलाया। नया कोड हम लेके आए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेकर आए हैं। हमारे कोड का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। एक कंसेप्चुअल अंतर, एक कंसेप्ट का अंतर है, क्योंकि जो डिस्प्यूट एक्ट चलता रहा उसको हमने मर्ज किया है और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लेकर के आए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को लाने का अर्थ यह है कि अपने पुराने अनुभवों से हम कैसे आगे निकल करके नए और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए नए लेबर कोड के माध्यम से अपना योगदान दें। और इसीलिए सरकार 29 अलग अलग एक्ट्स को सबमर्ज करके 4 कोड के अंतर्गत लेकर के आई। और पहला कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा वेजेस कोड, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। ये चारों कोड हम लेकर के आए। अभी मैं हमारे 2 वकील साथियों को सुन रहा था। हमारी एक समस्या ये है कि हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम उसमें लिटिगेशन सोसाइटी का स्वरूप ढूंढने लग जाते हैं। कोड का उद्देश्य लिटिगेशन सोसाइटी बनाना नहीं है, लिटिगेंट फ्री सोसाइटी बनाना है। अगर लिटिगेंट फ्री सोसाइटी हम बनाएंगे तो हम ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए लेबर कोड में जो शुरू में कंसलेशन का प्रोसेस था, उसका तात्पर्य यह था कि गरीब आदमी कितनी लड़ाई को लड़ेगा, पहले कंसलेशन के माध्यम से उसके विषयों का समाधान होना चाहिए। और नए कोड का भी जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा लिटिगेशन का दृष्टिकोण ना होते हुए चीजों की सार्थकता को आगे से बढ़ाने का है। और इसलिए इंडस्ट्री की तरफ से बोलते हुए डॉक्टर भावे बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उसके साथ ही साथ हमारे अभय जी भी लेबर कोड के अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। देखिए, सबसे बड़ा विषय इंडस्ट्री के लिए भी है, अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कोड नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी हर चीज में हम लोग इस एटीट्यूड को खड़ा करें, वो ठीक नहीं होता है। और इसलिए पुराने फैक्ट्री एक्ट में अगर पेंट नहीं हुआ, अगर
वॉशरूम ठीक नहीं हुआ तो क्या होता था? लगभग 1500 ऐसे छोटे 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 प्रावधान थे जिसमें हर एक में जेल का प्रावधान था। ये इंस्पेक्टर राज था। इसको रैशनलाइज करके, वर्कर्स के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को तय करके, वर्कर के वेजेस के स्टैंडर्ड को तय करके, और वेजेस केवल वर्कर नहीं, आज अगर हम दुनिया में भी हम जाते हैं, आईएलओ में भी हम जाते हैं, तो यही पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष रेशो क्या है आपके वर्कर्स का। इसलिए महिलाओं को भी काम करने की नाइट शिफ्ट में भी सुविधा देके समान वेतनमान देना, ये करने का काम किया है, तो हमने वेजेस कोड में करने का काम किया। और इसलिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड का निर्माण भी नए कोड के अंतर्गत है। कई बार जो वेजेस कोड में भी, जो हमने पुराने में जिस प्रकार का एक कोड एक्ट का जो एक स्वरूप देखते थे कि हर एक में जेल, हर एक में जेल, ऐसा नहीं करते हुए पूरे तरीके से व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए, अगर एम्प्लॉयर की भी दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट नोटिस में हमने इम्प्रूवमेंट नोटिस का प्रस्ताव किया। और आप ये मानेंगे कि 1500 कानूनों में क्रिमिनल प्रोविजन थे, उसको हमने रैशनलाइज करके 22 किया। और ये इंडस्ट्री के वातावरण को बढ़ाने के, कर्मचारी और सबके वातावरण को बढ़ाने के लिए मेरे को लगता है इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि है कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ला करके एक नया श्रमिकों और मालिकों दोनों के हित में वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। और इसलिए पहले तो पीएफ में अनलिमिटेड फाइल खोलने की पावर होती थी, इसको भी सुधारने की जरूरत है। इसको भी रैशनलाइज, टाइम बाउंड हम लोगों ने नए कोड में करने का किया है। और पेनल्टी को भी रैशनलाइज करने का जो विषय है वो नए कोड में हम लेकर के आए। और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जनरल पेनल्टी क्लोजेस, ये बहुत आवश्यकता है। आप इस देश में एक नया स्टार्टअप करने वाला बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, नया उद्योग खड़ा करने वाला बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, और पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर आप देखेंगे, और हमारा वीवी गिरी जो एक इंस्टीट्यूट है उसका भी स्टडी पेपर निकलवा है, आप उसमें देखिए दुनिया भर में जो इंडस्ट्री के बढ़ने का रास्ते में कौन कौन से हर्डल आ सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल होंगे, जो कोर्ट को क्रिमिनलाइज करके हर्डल होंगे, उनको कैसे दूर किया जाए, ये करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ वो जो कार्य कर रहा है उसके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, वर्कर्स की सेफ्टी का कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, दोनों को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ने का काम किया है। और ये करने का काम हमने इस लेबर कोड के अंतर्गत किया है। और इसलिए जो आप कह रहे थे, वकील साहब जो कह रहे थे अभय जी, कि डेथ हो जाएगी, तो हमने बहुत ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 है, वो प्रोविजन उसकी लापरवाही का है। बाकी तो आईपीसी के प्रोविजन लागू रहेंगे। जो डीक्रिमिनलाइज करने का अर्थ नहीं है कि हमने आईपीसी के प्रोविजंस को विड्रॉ कर लिया। अगर कोई गलत करेगा तो ऑलरेडी प्रोविजन वहां पर है। लेकिन अगर कहीं भी बॉडीली इंजरी अगर वर्कर्स की होती है तो उसको तो कोड में प्रावधान रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस लापरवाही से हम इंडस्ट्री को भी बढ़ाना चाहते हैं, और गरिमापूर्ण जीवन जिसको कहते हैं उसकी भी आवश्यकता को बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लेबर कोड हम लेकर के आए हैं, ये जो नया बदलता हुआ जो हमारा श्रम लेबर मार्केट जिसको कहा जाता है, उसकी गरिमा के अनुरूप हम विषयों को कैसे बढ़ाएं। और इसलिए देश में एक जो स्ट्रक्चर्ड वेजेस के माध्यम से बढ़ने का जो विषय है, उस एम्प्लॉयमेंट में लगातार वृद्धि हुई। लोग कुछ भी कहें, लेकिन कल ही अभी हाल ही में जो पीएफ का डेटा आया है, पीएफ के एनरोलमेंट में लगातार हमारी वृद्धि हो रही है। जीएसटी की कलेक्शन में लगातार देश में वृद्धि हो रही है। हमारे ईएसआईसी के आईपी में संख्या में वृद्धि हो रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि हम एक इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो वर्कर्स के लिए भी आवश्यक है। और ये डाटा कोई ऐसा, कल परसों ही डाटा जो पीएफओ का आया वो भी काफी संतोष दिलाने वाला है। और ये इसके लिए सरकार के द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। दुनिया में जब कोविड आया तो अलग अलग तरह का विषय है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिन्होंने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का पीएफ के लिए जो 12% दे करके एक कोविड में इंडस्ट्री वालों को भी राहत दी और वर्करों को भी एश्योरेंस दिया, जो मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का उठाया हुआ सबसे बड़ा कदम इंडस्ट्री और वर्कर दोनों के हित में था। इसलिए जो नया
वर्कर्स का जो मार्केट है, और अभी मैं कुछ दिनों पहले जब आईएलओ में बोलने गया था, वर्ल्ड ऑफ वर्क में कहा था, तो हमने कहा था कि जो नया लेबर मार्केट जो ट्रेंड सेट हो रहा है केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आज के समय में डिजिटलाइजेशन होने के कारण नया डिजिटल वर्कर भी आ रहा है, जिसको गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। उसको भी वर्कर के रूप में मान्यता देकर ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन करके एक लीगल स्टेटस देने का काम अगर किया है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूरदृष्टि वाले इस लेबर कोड के अंतर्गत किया गया। ये भारत उन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हम इस लेबर कोड को लेकर के आए हैं, जिस लेबर कोड के अंतर्गत आने वाले समय की लेबर मार्केट को हम कैसे एड्रेस करेंगे और वर्कर की सोशल सिक्योरिटी को हम कैसे एड्रेस करेंगे, उसके कंसर्न को कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरा विषय कि आखिर लेबर कोड का अमेंडमेंट का रैशनल क्या है। जब तक हम किसी भी कानून के रैशनल को नहीं देखते, बाकी जो चीजें जो यहां पर कही गई हैं वो ज्यादातर रूल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। जो विषय अभय जी ने भी बाद में उठाए और जो विषय डॉक्टर भावे ने उठाए और आदित्य जोशी जी ने उठाए, ये रूल्स से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का विषय। ये अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति होगी तो काम कैसे करेगा, काम करेगा तो पेमेंट कैसे मिलेगा, ये सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के विषय। जब ओवरऑल किसी भी कोड को, ओवरऑल किसी भी एक्ट को देखा जाता है तो उसके ऑब्जेक्टिव के रैशनल को देखा जाता है। सबसे पहला विषय है एनहांस प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, जो जीडीपी में इंक्रीज करे। दूसरा, डिग्निफाइड लाइफ ऑफ आवर वर्कमैन। हमने आईएलओ के जितने भी कन्वेंशंस का हमने पूरी तरीके से हमने रेटिफाई किया। हमारा पहला उद्देश्य है, जहां एक तरफ एनहांस द प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस, रोल ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग रोल इन द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, वहीं दूसरी तरफ द डिग्निफाइड लाइवलीहुड ऑफ ए वर्कमैन। इन दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और इस बैलेंस के एटीट्यूड के लिए ही हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे, और इसलिए नए कोड में हमने ट्रांसफर ऑफ द वेलफेयर टू वर्कर्स, एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। आप ये देखिए फ्रस्ट्रेशन कहां से आता है। जब एक वर्कर फैक्ट्री में जा रहा होता है, उसको इतना नहीं है, लेकिन जो उसको लेकर जा रहा होता है ड्राइवर, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। दोनों वर्कर्स पूरा समय दे रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर दोनों को हम एक समान तरीके से, इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी को एक्सपेंड करने का विषय किया। भारत का वर्कफोर्स केवल संगठित क्षेत्र में काम करने से बढ़ेगा, वहां का एटमॉस्फेयर बढ़े, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लगभग 90% आता है, उसकी भी सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजन। और इससे पहले तो हमारे देश में लंबे समय तक बात चलती रही कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। कोड में हम सेक्शन लेकर के आए, हमने ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के जो डिजिटल युग की शुरुआत हुई, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो कॉमन सर्विस सेंटर देश में 4 लाख खोले गए, जो 2014 में सरकार में आने के बाद गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जो जैम की ट्रिनिटी करी, जनधन, आधार और मोबाइल माने डिजिटल पावर, कॉमन सर्विस सेंटर, उसी का सबसे बड़ा परिणाम हुआ। मैं एज ए लेबर मिनिस्टर मैं लगातार इसको मॉनिटरिंग करता रहा। हमने 7 महीने के अंतर्गत देश के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से 28 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल में किया। और लोग देखते हैं कि भारत में एक स्पीड के साथ, स्केल के साथ काम कैसे किया जा सकता है। और हमने सबको एक इंश्योरेंस कवर भी प्रदान किया। और आज हमारे देश में 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हमारे पास रजिस्टर्ड। और मैं यूनियन वालों से भी कहता कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स का भला करने के लिए ये सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारी की सारी यूनियंस ने हमारे रजिस्ट्रेशन में सहायता करी। क्यों? क्योंकि हम भारत के हर मजदूर का सम्मान करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, सामाजिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो दूसरा रैशनल जो है वो ट्रांसफर ऑफ वेलफेयर टू द वर्कर है।
तीसरा जो है लेबर कोड में हमारा जो रैशनल है, द रिडक्शन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डेफिनेशन will reduce litigation and promote transparency and accountability and easier compliance with labor laws. आप अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट में हर चीज में अगर सजा कर दोगे तो फिर 1500 कंप्लाइंस है जिसमें सजा होती है। आप देश में इंडस्ट्रियल वातावरण, वर्कर की सुरक्षा भी जब है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी होगी। दोनों को हमें साथ साथ करना, और इसलिए सारे कंप्लायंस के बर्डन को निकालने की बात है। एक जो विषय कहा है इन्होंने, आदित्य जोशी ने, जो भी एक एडवांस रूलिंग का जो विषय कहा है, इससे ये अच्छा विषय है। और हमारे यहाँ पर मंत्रालय में लगातार फ्यूचरिस्टिक तैयारी की दृष्टि से एक लगातार इसके प्रोविजन, इसके एप्रीहेंशन को लेकर के काम चलता है। मैं लगभग हर महीने सभी यूनियंस के साथ एक लंबी बातचीत भी मेरी 1 घंटा 2 घंटा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ भी हमारी लगातार बातचीत है। और मुझे बताते हुए खुशी है, आज 31 राज्यों ने लगभग रूल्स बनाने का काम किया। इसलिए जो आपने विषय उठाया कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का ही विषय, और चारों कोड पे जब लॉ बनेंगे तो सेंटर के लॉ बनेंगे, लेकिन राज्यों में भी अपने अपने नियम बनेंगे। इसलिए राज्य का अगर कोई अतिरिक्त लॉ है तो वो उसके साथ एग्जिस्ट करना राज्य सरकार का विषय है। अब महाराष्ट्र में जो मथाड़ी कानून है वो अपना अलग है, स्टेट का है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई राज्य का या उसका, ये चल ही प्रोसेस इसलिए रहा है कि राज्य सरकारें भी अपने अपने दृष्टि से बना रही है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 31 राज्यों ने रूल फ्रेमिंग का काम किया, क्योंकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बहुत बड़ा कोड है। उसमें कहीं पर डॉकयार्ड के वर्कर हैं, कहीं पर दूसरे वर्कर हैं, अलग अलग, कहीं पर सिनेमा फोटोग्राफर के वर्कर हैं, कहीं पर। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के स्टैंडर्ड अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से तय होते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो यहाँ पर हमारे विषय को रखा गया था वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। वैसा कोई विषय नहीं है। हमारी बहुत व्यापक स्तर पर, सभी स्तर पर, सभी वर्गों के साथ बातचीत चल रही है। फिर इसका जो अगला रैशनल है, फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन बाय स्ट्रीमलाइनिंग एंड कंसोलिडेटिंग अथॉरिटीज इन डिफरेंट लेबर लॉज। और आप ट्रिब्यूनल का हमारा अच्छा प्रयोग है, दोनों तरह का विषय होना चाहिए। इसको केवल जुडिशियसली नहीं देखकर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी जो देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करने वाले यूनियन के लोग होते हैं। 2 लोग बैठेंगे तो दोनों तरह का विषय होने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं। हमें कोई लंबा लेबर को लिटिगेशन में लटकाकर, लंबा इंडस्ट्री को लिटिगेशन में लटकाएंगे तो उसकी जो एनर्जी वहां पर जा रही है, अननेसेसरी एनर्जी जा रही है, वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी में आनी चाहिए। और इसलिए प्रोडक्टिविटी में एनर्जी आए तभी देश का निर्माण अच्छे ढंग से हो सकता है। अगर निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति 8 घंटे में 4 घंटे कोर्ट में जाके खड़ा होगा तो बाकी वो 4 घंटे तो देश के निर्माण के जाएंगे। उस वातावरण को बनाने की दृष्टि से वर्कर का भी समय अगर जाया होता है तो वर्कर की भी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। इसलिए दोनों का समय न जाया हो, ये इसके पीछे बड़ा रैशनल है। और दूसरा जो कहा गया, जो उन्होंने एक्ट के बारे में बताया, कोई 1880 का है, कोई 1926 का है। और इसलिए रैशनल हमारा ये था कि अपडेटिंग लेबर लॉज बाय सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैव बीन इन प्लेस सिंस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड टू अकाउंट फॉर द, बनाने की प्रक्रिया में हमने किस प्रकार से चीजों का ध्यान रखा। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरीके से जो ट्राई पार्टी कंसल्टेशन है उसका पालन किया गया। हम और मैं ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड में, बाकी जहां भी जितने हमारे ट्राई पार्टी फोरम है उसको हम पूरी तरीके से लागू करते हैं। और इसलिए इतना ही नहीं, पार्लियामेंट की संसदीय समिति ने भी इस पर पूरा विचार विमर्श किया। उन्होंने भी सब लोगों को बुलाया और उस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार ने एक व्यापक कंसल्टेटिव तरीके से इस कोड के निर्माण किया। और ये जो मैं कह रहा हूं कि जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसमें हम मानते हैं कि लेबर ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। और इसलिए राज्य सरकारों के अभी रूल्स बन रहे हैं। एक कोड में, वेजेस कोड में लगभग 31 राज्यों के रूल बने हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड में भी 25 राज्यों के बने हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी 26 राज्यों के बन गए हैं।
अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बड़ा कोड है, हर राज्य में अलग अलग तरीके से प्रावधान किए जाने का विषय है, तो उनका ये विषय चल रहा है। जहां तक वेजेस कोड की बात है, एक विषय बहुत अच्छा तय हुआ है कि मिनिमम वेजेस सबका तय होना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे लेबर ब्यूरो के द्वारा 2 बड़े सर्वे हम लोग करवा रहे हैं। पहला, हम माइग्रेंट लेबर के बारे में सर्वे करवा रहे हैं, और दूसरा डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में भी सर्वे करवा रहे हैं। और ये सर्वे करवा के हमने जो वर्कर है उसको वेज वर्कर जो कहा है, उसका अर्थ यह है कि मिनिमम वेज सबको मिलना चाहिए, और टाइमली वेज पेमेंट जो है वो सबके पास पहुंचने का काम होना चाहिए। उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेज है उसको इंट्रोड्यूस, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो बात कही है उसके लिए हम उसको लेकर आए, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीना ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 हमको देता है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए उसमें जो बहुत ज्यादा को कम करके जितना हम कम करेंगे उतना ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के साथ हम ज्यादा स्मूथ तरीके से इंडस्ट्री और लेबर दोनों का भला कर सकेंगे, और उसको करने का काम हमने कहा है। फिर जो ऑफेंस भी हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर किसी का मान लो इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ गई, अगर वो पेमेंट नहीं दे पाया, तो उसको कंपाउंडिंग करने की पावर होनी चाहिए। हर चीज में अंदर नहीं भेजना चाहिए, अल्टीमेटली उन दोनों को ही मिलकर के चलानी है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चलानी है और वर्कर को भी चलानी है। दोनों की इंडस्ट्री चलेगी तो दोनों के हित में रहेगा, लेकिन उसके जो एश्योरेंस ऑफ वेजेस है, उसका जो मिनिमम वेजेस है, उसका कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें तो जो जितना काम करेगा उसको उतना योग्य रीति से उसके वेतन का भुगतान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो आने वाले समय में मैंने प्रारंभ में कहा है कि देखिए, कार्य क्षेत्र में, कार्यबल क्षेत्र में महिलाओं का कार्यबल बढ़ना चाहिए। कामकाजी महिलाओं की संख्या में बढ़ावा होता है तो देश के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इसलिए उनके रेस्ट्रिक्शन जो उनके काम करने के उसमें ईज आउट करने का काम हमने किया है। उनको नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए परमिसेबल किया। और मैं अभी जब कुछ दिनों पहले हमारे श्रम अवार्ड दे रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो ओपन कास्ट माइनिंग है, जिसको बहुत डेंजरस माना जाता है, वहां पर हमारी महिलाएं काम कर रही थी। और मैंने उनको ना केवल पुरस्कार किया बल्कि हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया, क्योंकि वो सबके लिए उदाहरण है कि महिलाएं भी जोखिम से जोखिम बड़ा काम कर सकती हैं अगर उनको अवसर दिया जाए। लेकिन केवल काम नहीं करना, काम के साथ साथ उनके वेतनमान भी समान होने चाहिए। ये करने का काम हमने किया है। और वर्क फ्रॉम होम इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेशन, रिमोट वर्किंग विल मेक इट इजियर फॉर वुमेन टू वर्क। फिर मैटरनिटी और मेडिकल बेनिफिट जो है महिलाओं को, वो मिलने चाहिए, वो आवश्यक है। उसमें उनका सिक्योरिटी उनकी होना बहुत आवश्यक है, वो हमने पूरे तरीके से किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, महिलाओं का काम बढ़ने का अगर कार्यबल हमें बढ़ाना है तो जो कार्यक्षेत्र है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना हो। हर व्यक्ति को अपनी डिग्निटी के हिसाब से काम करने का अधिकार और राइट मिलना चाहिए, जो हम क्या मानते हैं कि पूरी तरीके से करना आवश्यक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमने रेगुलर वर्कर को खत्म कर दिया है। रेगुलर वर्कर रहेंगे, लेकिन जो प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें वर्कर्स का ज्यादा नुकसान। और कई बार ऐसा भी है कि जितना हम ग्लोबली आगे जा रहे हैं, किसी न किसी इंडस्ट्री को अचानक से कोई काम आता है और अचानक से स्किल के व्यक्ति चाहिए होते हैं। ये वर्कर के भी हित में, ये उसके भी हित में। हम और ये चाहते हैं कि जितना कम कॉन्ट्रैक्ट में लेबर जाएगा, अगर फिक्स टर्म जाएगा तो उसको पूरे वेतनमान, सुविधा, ग्रेचुइटी, वो सारे जो है रैशनलाइज आधार पे हम लोग तय करने का विषय कर रहे हैं, लेकिन वो मिलना चाहिए। वर्कर का भी शोषण बंद होना चाहिए। और जो स्किल वाले वर्कर हैं उनकी तो डिमांड मार्केट में बहुत मिलते नहीं, तो दोनों के लिए हितकारी है। और इसलिए इस कंसेप्ट में लगातार हमारी यूनियंस के साथ भी बात हो रही है, और हमने यूनियंस में भी जो नेगोशिएटिंग पावर देने का काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
उसमें अपने बातचीत करने में भागीदारी का विषय जो है वो आगे लेकर के जा सकें। और इसलिए हमारा ये मानना है कि एम्प्लॉयर को एक एनुअली हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए। अभी तो हमारी सरकार में हम ईएसआईसी के माध्यम से हमने इंडस्ट्री को यूनिट मान करके हेल्थ चेकअप करा है। 2 दिन पहले ही हमारा ईएसआईसी का चिंतन शिविर हुआ है और हमने पूरे देश में इस बात पे ईएसआईसी की मेडिकल फैसिलिटी को बल देने का काम किया है कि देश में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है उसके लिए सेंटर बनने चाहिए। अब कहीं पत्थर वाले मजदूर काम करते हैं तो उनके सिलिकोसिस की बीमारी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से ऑक्यूपेशनल, कहीं पर ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो गर्दन के दर्द ज्यादा होंगे नेचुरली। तो जिस प्रकार के ऑक्यूपेशन सेंटर हैं उसके हिसाब से ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए भी हमें कर्मचारियों के मध्य सुविधा बढ़ानी चाहिए। और अभी तो हमारे लेबर मिनिस्ट्री में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। हमने जो महिलाओं के 2 सेक्टर ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं, एक बीड़ी बनाने वाली हमारी महिलाएं हैं और एक ईंट भट्टा पे काम करने वाली महिलाएं। हमने विशेष कैंप लगा के 6 महीने का एक अभियान चलाया। उनकी जो डिजीज है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है, उसके लिए हमने पूरा सेटअप किया ताकि आगे चलकर उन क्षेत्रों में हम उन हॉस्पिटल्स को इस प्रकार से स्ट्रेंथन कर सकें। उसके साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी में ईएसआईसी और प्रोविडेंट फंड जैसी सोशल सिक्योरिटी की सुविधाओं का जो विस्तार है वो सेल्फ एम्प्लॉयड और अदर क्लास के लिए भी नए लेबर कोड आने के बाद निश्चित रूप से वो बढ़ेगा और उसका लाभ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े कर्मचारियों के समूह को भी होने वाला है। और अभी तो हमारा जो प्रोविडेंट फंड है उसके जितने लोग हैं और ईएसआईसी में हमारे लगभग 3 करोड़ 80 लाख हमारे आईपी हैं, 12.5 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, उनके परिवार के लोग मिलाए। अगर नया लेबर कोड में हमारा जो नया एक्सपेंशन आएगा उसमें 15 से 20% और लोग बढ़ेंगे। और इसलिए हमने ईएसआईसी को भारत सरकार की आयुष्मान योजना के साथ भी जोड़ दिया है ताकि ज्यादातर हमारे गरीब लोग हैं, आयुष्मान योजना के लोग हैं, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी ईएसआईसी अस्पताल का लाभ मिले ताकि वो जितने अस्पताल में जो अंडर एस्टिमेटेड है या वो पूरी तरीके से उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है, ताकि उनकी क्षमताओं का भी उपयोग हो, एक्सपर्ट डॉक्टर हो और स्पेशलाइजेशन डॉक्टर। इसलिए अपने हर दौरे में भी जहां पर ईएसआईसी अस्पताल होता है हम उसको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी देगी लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम करेगी ताकि उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा अच्छा काम कर सके। हमारा उद्देश्य क्या है? नए लेबर कोड आने से देश में नए रोजगार उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ने से भारत में एक सिंगल पॉलिसी जितना कम कंप्लायंस होगा उतने ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को भारत में आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। देश की जो कैपिटल है उसका मोर फॉर्मेशन होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से वो लगने का काम होगा। स्किल डेवलपमेंट डिफरेंट लेवल पे जो रिक्वायर्ड है उसके लिए काम होगा। और बेसिकली सिंप्लीफाइंग, अगर हम किसी भी प्रोसीजर को करते हैं तो वो दोनों तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसलिए सेल्फ सर्टिफिकेशन होना, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना, ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन का सिस्टम होना, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न के लिए ऑनलाइन सुविधाओं को आगे बढ़ाना, ये सब आने वाले समय के भारत, जिसको अमृतकाल का भारत कहते हैं, उस अमृतकाल के भारत के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि बड़े संतोषजनक तरीके से आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से, एक अच्छे वातावरण के साथ सबको आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। और मेरा एक मानना है कि ये कार्य बहुत व्यापक सहमति के साथ सभी को साथ लेकर के सभी को आगे बढ़ाकर किया जा रहा है ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हम सब के लिए मार्गदर्शन रहता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो दोनों का प्रयास, श्रमिकों का भी प्रयास और मालिकों का भी प्रयास, ताकि देश में हम एक अच्छा वातावरण बना सके, उसी के लिए लेबर कोड बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच।
Thank you very much, sir, for your address. The forum is now open for questions. We will be taking